अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम फाइनल अकाउंट्स, वर्कशीट और क्लोजिंग प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे। हमारा ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि आखिरी चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज के साथ साथ ओपनिंग एंट्रीज भी सीखते हैं। इसी तरीके से बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए भी ये लेक्चर मुफीद है, क्योंकि वो तो इसमें इन जो मैंने चीज़ें बताई, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्रीज, उसके अलावा 10 कॉलम वर्कशीट भी पढ़ते हैं। उसके अलावा बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट जो कि एडवांस अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह भी पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर। और उसके अलावा दूसरे जो कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं, BBA, MBA, MCOM और CA, पिपा वगैरह, तमाम तरह के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर फायदेमंद है, यानी कि एक तरीके से आप कह लें ऑल इन वन है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है ईयर 2015 प्राइवेट बीकॉम पार्ट 1 से, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है और आपने कौन सी चीज़ किस तरीके से बनानी है और अकाउंट्स की ट्रीटमेंट आपकी यहाँ पर किस तरीके से की जाएगी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ MS शाह कंपनी ऑन December 31, 2015। आपके पास डेबिट बैलेंसेज मौजूद है, जिसमें नॉर्मली आपके पास एक्सपेंसेस और एसेट होते हैं। कैश 88,000, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 45,000, प्रीपेड ऑफिसर एंड 20,000, सेल्स इक्विपमेंट फिक्स एसेट 85,000, ड्राइंग्स हैं आपके पास 10,000, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अलाउंस परचेजेस 2 लाख, ट्रांसपोर्टेशन इन 20,000, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 50,000 और सेल्स सैलरीज एक्सपेंस आपके पास 60,000 है। क्रेडिट बैलेंस में आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है वो पहले से मौजूद है 15,000 का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास 25,000 का, ये भी एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। लायबिलिटी अकाउंट पेबल 65,000, मॉर्गेज पेबल ये भी लायबिलिटी है 20,000। शाह साहब का जो कैपिटल है वो 1,23,000 का है। सेल्स आपने इस साल 4 लाख की। कमीशन इनकम आपकी 8 लाख की हुई। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 14,000 का और परचेज डिस्काउंट 16,000 का। ये आपका एक प्री क्लोजिंग यानी कि एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। कुछ डेटा आपके पास गिवन है साल के आखिर में जिसको आपने एडजस्ट करना है। उसमें कह रहे हैं नंबर 1, इंक्रीज द अलाउंस फॉर बेड डेट्स बाय 5,000। अलाउंस फॉर बेड डेट्स को 5,000 रुपए से इंक्रीज कर दो, यानी कि पहले से 15,000 था, मजीद 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल 20 हो जाएगा। सेकंड में आपको कह रहे हैं प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर हो गया, जो कि प्रीपेड ऊपर था, ऑफिस रेंट यहाँ पर 20,000 का वो एक्सपायर हो गया 8,000 रुपए से। टाइटल अलग है तो नीचे वाले टाइटल से हम एंट्री बनाते हैं, ये हमारे रूल का हिस्सा होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो सेल्स इक्विपमेंट पर फॉर द ईयर 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये बीकॉम पार्ट 1 के अंदर है, सेकंड ईयर के अंदर तो होता नहीं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपसे अगर बोलेगा तो ये 10% तक की बात करेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन के मेथड को नहीं पढ़ाया जाता। सेकंड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं पार्ट 1 के अंदर, तो तब तक जो है बच्चा सीख चुका होता है इन नामों से, इसलिए वो इसकी ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से जानता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपका इक्विपमेंट जो है वो 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट होगा। इट मीन अगर पहले से डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट में से माइनस करवाना पड़ेगा और बुक वैल्यू के ऊपर हमारा 10% अप्लाई होगा। ये रूल होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अनपेड है, 9,000 से वो पे करनी है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8,000, 8,000 रुपए से सेल सैलरीज जो है वो प्रीपेड हो गई, बच गई, एक्सपायर नहीं हुई है, ठीक है ना। 60,000 वैसे आपने उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो 62,000 की है, यानी कि आपका एट द एंड ऑफ द ईयर 62,000 का माल अभी तक अनसोल्ड है, बच गया है। तो इसकी ट्रीटमेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी हम देखेंगे। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है और क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है, 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है, रिकॉर्ड करनी है एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज। ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसके अंदर ओपनिंग एंट्रीज नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको चूंकि ऑल इन वन है तो मैं आपको ओपनिंग एंट्रीज भी बताऊंगा। और एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ थर्ड पार्ट में बोला, मैं आपको पहले ही बना के दिखाऊंगा, क्योंकि आपको नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट और क्लासिफाइड बैलेंस शीट के लिए इसकी जरूरत होती है और 10 कॉलम वर्कशीट के लिए भी। तो आप इसको आखिर में बनाना चाहें, थर्ड रिक्वायर्ड के हिसाब से करना चाहें तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। शाह कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015। उससे पहले वाले में कहा था कि आपने अलाउंस फॉर बेड डेट्स को इंक्रीज करें 5,000 रुपए से, तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। 5,000 से बढ़ाना था तो 5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस, ठीक है ना। यानी कि आपको एस्टिमेटेड है कि इस साल मजीद 5,000 रुपए आपके कस्टमर से आपको कलेक्शन नहीं हो पाएगी।
इसी तरीके से सेकंड में उसने कहा था कि आपका जो प्रीपेड ऑफिस रेंट है वो 8,000 रुपए से एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है 8,000 रुपए से, तो प्रीपेड का जो पोर्शन है वो आपका कम हो गया, प्रीपेड एसेट एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है 8,000 रुपीज टू एडजस्ट द प्रीपेड ऑफिस रेंट। उसके बाद उसने कहा था कि सेल्स इक्विपमेंट आपका डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मैंने क्या कहा, अगर आपकी एसेट की कॉस्ट है और उसके साथ अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है तो वो माइनस करवाना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे 10% लगेगा। तो आपके सेल्स इक्विपमेंट की कॉस्ट 85,000 थी, पहले से अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन 25,000 माइनस किया तो 60 आया, 60 का 10% आपने निकाला तो 6,000 आपके पास इस साल और आपका सेल इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होगा। 6,000 डेबिट और 6,000 क्रेडिट अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से 9,000 रुपए से उसने कहा था कि ऑफिस सैलरीज जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं की गई, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, पे नहीं की गई तो लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट 9,000 से टू एडजस्ट द अनपेड ऑफिस सैलरीज। इसी तरीके से फिफ्थ में उसने कहा था कि आपकी जो सेल सैलरीज है वो 8,000 से प्री पेड हो गई, बच गई। ऊपर आपने 20,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, 20 में से 8 की आपकी बच गई है, इसका मतलब एक्सपेंस कम हो गया, सेल सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। और प्रीपेड एसेट है, अभी तक उसका पोर्शन बाकी है तो उसको एज अ एसेट इंक्रीज रिकॉर्ड करके डेबिट साइड पर लेकर जाएंगे 8,000 से टू एडजस्ट द सेल सैलरी एक्सपेंस। लास्ट आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट है टू क्लोज द एंडिंग इन्वेंट्री 62,000। अब यहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं सर इन्वेंट्री हमारी बच रही है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो रहा है। इन्वेंट्री बच रही है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होने का मतलब होता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। हमारा इसमें प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है, तो बेटा बात याद रखें, इसमें प्रॉफिट किस तरीके से होता है कि आपकी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है ना वो आपकी कॉस्ट को कम कर देती है, जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे भी। वो इस नेचर से अपने आप को एज अ रेवेन्यू ट्रीट करवाती है, आपके एक्सपेंस को कम करवा के, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट में इजाफा होता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि इसकी ये फिक्स एंट्री है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये आपकी कॉस्ट को कम करके आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है, जो कि अभी हम इनकम स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर और हमने वो प्रिपेयर करके बतानी है और देखेंगे उसके अंदर के कॉन्सेप्ट किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। ये हमारे पास आ गई इनकम स्टेटमेंट, शाह एंड कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो कि हमारी परफॉर्मेंस बताएगी। फर्स्ट ईयर वालों के लिए एज अ कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इनकम स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, तो इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। तो ये किस तरीके से बनाई जाएगी कि आपका जो रेवेन्यू होता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करवाए जाते हैं, अदर इनकम ऐड करवाई जाती हैं, तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो सेल्स जो आपने की वो 4 लाख की, उसमें से आपके पास सेल रिटर्न एंड अलाउंस हुआ, बेचा वो माल वापस आया, वो आपने माइनस करवाया, तो नेट सेल्स खालिद जो आपने बेचा, जो कि आपको अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है रेवेन्यू, वो 3,92,000 का हुआ। अब ये जो माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ी, ये बात देखें, उसको कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट गिवन होगा तो आप माइनस करवा देंगे, बट अगर गिवन नहीं है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लेंगे कि आपके पास इतना माल पहले से मौजूद था। इस साल आपने 2 लाख का माल खरीदा था, उस पर ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपए की लगाई थी और उसमें से आपने 14,000 रुपए का माल वापस कर दिया था, तो माइनस कर देंगे। और 16,000 के माल पर आपको डिस्काउंट मिला था, तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा या माइनस कर देंगे। तो आप नेट इफेक्ट निकालेंगे तो आपकी नेट परचेजेज आ जाएंगे 1,90,000, यानी कि इस साल आपने 1,90,000 रुपए का माल खरीदा है। तो पहले से आपके पास 45,000 मौजूद था, ऐड करवाएंगे तो टोटल माल 2,35,000 आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए, जिसको आप गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल कहेंगे। ठीक है जी। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री, सारा माल तो नहीं बिका, 62,000 का जो माल है वो आप माइनस करवा देंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 173, जिसको आपने माइनस करवाना है सेल से। तो 392 माइनस 173 तो 219,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात बता रहा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की, व्हाट इफ मैं कहता कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग नहीं बची, तो अगर नहीं बचती तो ये 235 का पूरा माल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता, और 392 में से अगर आप माइनस करवाते 235 ये पूरा, तो आपका रिजल्ट, आपके ग्रॉस प्रॉफिट का जो रिजल्ट आता ना जनाब, वो आता 1,57,000 रुपीज, यानी कि आपके प्रॉफिट के अंदर जो अभी रिजल्ट आया ना उससे बहुत कम आता। ठीक है जी। तो इसी वजह से ये जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है ना, ये आपकी कॉस्ट को कम करके आपके रेवेन्यू में इजाफा करती है। इस वजह से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो 2,19,000 का आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करवा देंगे। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आपके पास 50,000 था, 9,000 से मजीद इंक्रीज हुआ तो टोटल 59,000।
सेल सैलरी एक्सपेंस 60,000 था, उसमें से 8 का प्रीपेड बच गया था, एक्सपेंस कम हुआ, माइनस करवाए तो 52,000। बेड डेट्स एक्सपेंस उसने इस साल कहा था कि 5,000 से मजीद इंक्रीज करें तो 5,000 का हो गया। ऑफिस रेंट एक्सपेंस उसने कहा था कि 8,000 रुपए से एक्सपायर हो गया तो 8,000 रुपए से एक्सपेंस। और डिप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट का बुक वैल्यू पे 10% 6,000 बनेगा। सो टोटल आपने किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास 1,30,000 हो गए। 219 में से आपने माइनस किया तो 89,000 का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अगर अदर इनकम नहीं होती तो हम 89,000 को क्लोज करके इसी को नेट प्रॉफिट या नेट इनकम मानते हैं, लेकिन आपके पास अदर इनकम में कमीशन इनकम का पार्ट मौजूद था, इसलिए आपने इसको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लिखा। अदर इनकम कमीशन इनकम 8,000 ऐड करवाई तो फाइनली आपकी नेट इनकम जो आ गई, जो उसका रिजल्ट आया वो 97,000 रुपीज का आ गया। ठीक है जी, और यही 97,000 का रिजल्ट आपको वर्कशीट के अंदर भी वेरीफाई होता हुआ नजर आएगा। अब हमारे पास बैलेंस शीट मौजूद है, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। शाह कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2015। बैलेंस शीट को फर्स्ट ईयर वालों के लिए एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। सो एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज, यानी कि लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज भी आप इसको कहते हैं। इक्विटीज के अंदर लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी दोनों शामिल हो जाता है। बीकॉम पार्ट 2 के अंदर फाइनल अकाउंट्स में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर कंपनी के अकाउंट्स फॉलो होते हैं तो इक्विटीज इस साइड पे और एसेट इस साइड पर आते हैं। और बैलेंस शीट के लिए ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप एसेट यहां रखें और इक्विटीज यहां रखें और इक्विटीज यहां रखें और एसेट यहां रखें, ऐसा लाजमी नहीं है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट जस्ट आपके जो होती है वो आपका बैलेंस शो करवाने के लिए होती है। तो नॉर्मली हम इसी तरीके से इस पैटर्न से बनाते हुए आते हैं, तो इस वजह से बच्चों को समझने में आसानी होती है। अब एसेट में आपके पास सबसे पहले करंट एसेट आपने रिकॉर्ड किए, कैश 88,000 का था। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 1 लाख का था, उसमें से बेड डेट्स माइनस होगा, जो कि पहले से 15 और मजीद जो उसने कहा था 5,000 इंक्रीज करें, टोटल 20 हो गया। माइनस करवाया तो आपके पास 80,000 आपका नेट अकाउंट रिसीवेबल हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो वहां माइनस हुई थी अब एज एसेट ट्रीट करके करंट एसेट में रिकॉर्ड होंगी। प्रीपेड ऑफिस रेंट 12,000 रुपए से आपका बच गया था, 8 एक्सपायर हो गया था। प्रीपेड सेल्स सैलरीज जो है वो 8,000 रुपए से बच गई थी, वो आपका करंट एसेट शुमार होगा। टोटल करेंगे तो 2,50,000 के टोटल करंट एसेट आपके पास आ गए। फिक्स एसेट में सेल्स इक्विपमेंट था 85,000 का, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करवाएंगे। आपके पास जो डेप्रिसिएशन है 25,000 प्लस 6,000, 25 पिछला और 6 अगला, तो 31 हो गया टोटल। माइनस करवाए तो 54,000 इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। और टोटल फिक्स एसेट भी आपके 54,000 है, क्योंकि एक ही था, तो 250 प्लस 54 तो आपके टोटल एसेट कितने आ गए, 3,04,000 रुपीज के आ गए। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज आप रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं था, 65,000। ऑफिस सैलरी पेबल नई लायबिलिटी आई थी 9,000, टोटल हो गई 74,000 की करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मॉर्गेज पेबल एक ही था 20,000, और उसके बाद ऑनर इक्विटी में कैपिटल 123। नेट इनकम जो आपको हुई 97,000 वो ऐड करवाएंगे क्योंकि वो आपके कैपिटल को बढ़ाती है, और ड्राइंग 10,000 की आप लेस करवा देंगे तो नेट टोटल ऑनर्स इक्विटी जो आ गई वो 2,10,000 आ गई। तो करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी आप करवाएंगे तो आपके पास 3,04,000 का क्या आ जाएगा, टोटल इक्विटीज आ जाएंगी, जो कि आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है। और आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास 10 कॉलम वर्कशीट मौजूद है आपके सामने। 10 कॉलम वर्कशीट में हम तमाम चीजें आपके सामने रख रहे हैं, जिसके अंदर जो कॉलम है वो ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट की बेस के ऊपर ये 10 कॉलम कहे जाते हैं, और ये आपका तमाम डेटा एक साथ आपको शो करवाएगा। ठीक है जी, एडजस्टमेंट से पहले का, एडजस्टमेंट के बाद का, और इससे आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो हमने बनाई वो आंसर भी आपके इसके साथ मैच हो रहे होंगे। अच्छा जी, बीकॉम पार्ट 1 वालों को ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, वर्कशीट बनाना बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस था उसके अंदर जो अकाउंट्स थे उसको अपने कॉन्सेप्ट और नेचर की बेस के ऊपर जो डेबिट बैलेंसेस थे और जो क्रेडिटेड बैलेंस थे आप उनको वहां रख दें। कैश एसेट है डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है क्रेडिट भेज दिया, इन्वेंट्री ओपनिंग डेबिट, प्रीपेड ऑफिस डेबिट, सेल्स इक्विपमेंट डेबिट। इसी तरीके से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, मॉर्गेज पेबल, आपका शाह का कैपिटल, ये तमाम क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ड्राइंग डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है इसलिए वो डेबिट, कमीशन इनकम इनकम है, परचेजेस एक्सपेंस है डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है तो क्रेडिट हो गए। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 50,000 और सेल्स सैलरीज है, ये मैंने सेल डबल लिख दिया, बहरहाल सेल सैलरीज एक्सपेंस 60,000 है, ये दोनों एक्सपेंस है डेबिट साइड लिख दिया। टोटल किया तो आपका टोटल 6,86,000 रुपीज का दोनों साइड पर मैच हो रहा है। ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस के बाद
आपने करनी है एडजस्टमेंट। एडजस्टिंग एंट्रीज आपके पास मौजूद थी, ठीक है ना, उसकी मदद से आप इसमें डेटा पुट करते जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि एडजस्टमेंट के अंदर कैश पर कोई इफेक्ट नहीं, अकाउंट रिसीवेबल पर कोई इफेक्ट नहीं आया था। अलाउंस फॉर बैड डेट जो उसने कहा था कि 5,000 रुपए से इंक्रीज करें, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हुआ था, वो आपने क्रेडिट कर दिया और बैड डेट्स एक्सपेंस 5,000 रुपए से यहां पर डेबिट कर दिया। तो एडजस्टमेंट की वजह से एक नया अकाउंट भी ऐड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने कहा कि भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं, प्रीपेड ऑफिस रेंट जो है वो 20,000 था, वो 8,000 रुपए से कम हो गया। प्रीपेड ऑफिस रेंट 8,000 रुपए से कम हो गया, इसका मतलब 8,000 रुपए से आपका एक्सपेंस भी बढ़ गया। तो यहां पर ऑफिस रेंट एक्सपेंस 8,000 रुपए से एक्सपेंस भी बढ़ गया, तो डेबिट हो गया, नया अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 25,000 का था, 6,000 रुपए का मजीद इंक्रीज हो गया, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, उसी के साथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी 6,000 रुपए से एक नया अकाउंट इंक्रीज होकर डेबिट साइड पर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी सैलरीज हैं, ऑफिस सैलरीज, बाकी किसी अकाउंट में यहां से ऊपर कोई चेंज नहीं आया। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 50,000 थी, 9,000 से मजीद इंक्रीज हो गई क्योंकि वो अनपेड थी, तो एक्सपेंस बढ़ गया, साथ में पे करना था तो पेबल लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो ऑफिस सैलरीज पेबल क्रेडिट हो गया 9,000 से, ठीक है जी। और उसके बाद आपकी जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो क्या है, 8,000 से सेल सैलरीज एक्सपेंस 8,000 रुपए से कम हो गया था, यानी कि प्रीपेड ऑन द अदर अकाउंट उसका बच गया था, वो डेबिट हो गया था, ठीक है जी। तो उसको आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। इन एडजस्टमेंट के डेबिट और क्रेडिट 36,000 से टोटल इक्वल बैलेंस आ रहे हैं, सब टोटल में भी और टोटल अमाउंट में भी, ठीक है जी। कैश 88 कोई चेंज नहीं, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख कोई चेंज नहीं, इसी वो 15 था, 5 प्लस किया तो 20,000 क्रेडिट हो गया। जो ओपनिंग है वो कहां चली जाएगी, डेबिट साइड पर एज एक्सपेक्टेड ट्रायल बैलेंस में। ऑफिस प्रीपेड ऑफिस रेंट 20,000 डेबिट था, क्रेडिट से कम हो गया था, तो अब कितना बचा, डेबिट क्रेडिट माइनस 12,000 बच गया। सेल्स इक्विपमेंट 85 एज इट इज, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 25 था, 6 मजीद इंक्रीज हुआ, तो टोटल क्रेडिट पे 31,000। अकाउंट्स पेबल डायरेक्टली आपने 65 रिपोर्ट कर दिया, कोई चेंजेस नहीं थी। मॉर्गेज पेबल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 20,000 डायरेक्ट रिपोर्ट कर दिया। और शाह साहब का कैपिटल, इसमें भी कोई चेंज नहीं, क्रेडिट साइड पे 123 रिपोर्ट कर दिया। ड्राइंग आपने डेबिट साइड पर रिपोर्ट कर दी, कोई चेंज नहीं, 10,000 मजीद कोई ड्राइंग नहीं थी। सेल्स आपकी रेवेन्यू है, क्रेडिट साइड 4 लाख, आपका सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट क्योंकि रेवेन्यू है, परचेजेस 2 लाख की आपकी इनकम सॉरी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एज इट इज क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको एज इट इज अपनी जगह जहां था वैसे ही पुट करेंगे। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 50 था, 9 प्लस किया तो टोटल एक्सपेंस 59 से ये इंक्रीज हो गया एडजस्ट हो गया, जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में भी देखा था। सेल सैलरी 60 था, 8 कम हो गया, 52 एक्सपेंस एडजस्ट होकर आया। और इसके बाद बाकी जो अकाउंट थे वो न्यूली अपीयर्ड थे, तो जो डेबिट था वो डेबिट, जो क्रेडिट था क्रेडिट, बाय डेट्स एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सैलरीज पेबल क्रेडिट, सेल सैलरीज पेबल आपके पास क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ओवर वैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो एक्सपेंस और रेवेन्यूज के अकाउंट है उसको इनकम स्टेटमेंट में भेजेंगे, बाकी 3 कंपोनेंट एसेट लायबिलिटीज और इक्विटीज वो बैलेंस शीट में। सो आपके पास सबसे पहला अकाउंट 45,000 थे, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग जो कि एक्सपेंस अकाउंट है वो डेबिट में आएगा, सेल्स रेवेन्यू है वो क्रेडिट में आएगा इनकम स्टेटमेंट में, सेल रिटर्न एक्सपेंस डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट इनकम है, परचेज एक्सपेंस है डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है डेबिट, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट दोनों कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है तो वो क्रेडिट, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सेल सैलरी एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग 62,000 आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि वहां आप इसको लेस करवाते हैं, आपकी कॉस्ट को कम करता है। कॉस्ट बढ़ती है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाता था लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करता है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग कॉस्ट को बढ़ाती है, एंडिंग कम करती है, तो कॉस्ट को कम करने वाली, एक्सपेंस को कम करने वाली चीज क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। सो आपने दोनों साइड का टोटल किया तो क्रेडिट साइड 5 लाख और डेबिट साइड 4 लाख 3,000 आई डिफरेंस निकाला तो 97,000 का आपके पास क्या हुआ है, नेट इनकम हुई है, जिसको आप ये डेबिट साइड प्लस करवाकर दोनों साइड का इक्वल निकालेंगे जो कि कितना आ जाएगा, टोटल में 5 लाख आ जाएगा। बाकी कंपोनेंट बचे हैं वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे। 88,000 कैश, 1 लाख का आपका अकाउंट रिसीवेबल, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 12,000, प्रीपेड ऑफिस रेंट 85,000, सेल्स इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट 31,000 क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल 65,000 क्रेडिट, मॉर्गेज पेबल, शाह का कैपिटल, ये सब क्रेडिट हो गए। और उसके बाद ड्राइंग डेबिट हो जाएगी और आखिर में जो अकाउंट बचा वो ये लायबिलिटी 9,000 से और 8,000 एसेट है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एज अ एसेट आखिर में रिपोर्ट होती है तो उसको आप डेबिट साइड करेंगे। टोटल किया 365, यहाँ गया डेबिट साइड बड़ी एसेट, क्रेडिट साइड 268 है तो वहां ऐड करवा देंगे अपनी नेट इनकम को ताकि टोटल 365 से ये आंसर मैच हो जाए। तो ये आपकी वर्कशीट भी पूरी प्रिपेयर हो गई।
अब इसके बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज को बनाएंगे। देखिए क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं वो अगर सिंपली मैं आपको बताऊं वो इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट से बनाए जाएंगे, और दूसरे अल्फाज में कहूं तो इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अकाउंट से बनाए जाते हैं। तो क्लोजिंग का प्रोसेस होगा, हर साल के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस अलग होते हैं, इनको हर साल हम क्लोज करते हैं। तो रेवेन्यूज की जो नेचर है ना, वो रेवेन्यूज की नेचर नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको क्लोज करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ये डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है जी। एक्सपेंसेस की नेचर सर डेबिट होती है, नॉर्मल नेचर जब भी बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, तो क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सही है जी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट हम एज स्टेटमेंट बेस बोलते हैं, लेकिन जब हम इनकी एंट्रीज बना रहे होते हैं इनको क्लोज करने के लिए, तो यहाँ पर जनरल के अंदर एंट्रीज या डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से यहाँ पर जो हम अकाउंट यूज करते हैं वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है ना, एक्सपेंस और रेवेन्यू की समरी। सो आपके पास ये जो एक्सपेंसेस थे वो सारे क्लोज होकर क्रेडिट जाएंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होता है, एक्सपेंस को बढ़ाता है तो वो एक्सपेंस है, वो क्लोज होकर क्रेडिट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ये एक्सपेंस है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। परचेजेज एक्सपेंस क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्रेडिट है। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस जो एडजस्टेड वैल्यूज थी उनसे क्लोज करेंगे। इसी तरीके से सेल्स सैलरीज, बेड डेट्स एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तमाम एक्सपेंसेस क्लोज हुए। टोटल किया तो 4,03,000 आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा डेबिट साइड पर। और आप पीछे वर्कशीट में देख भी सकते हैं कि 4,03,000 यहां पर आपका इनकम स्टेटमेंट में आंसर आया भी था। ठीक है, वहां से ये वेरीफाई भी हो रहा है। इनकम के आपके अकाउंट जितने भी थे उसको क्लोज करके डेबिट साइड भेजेंगे। सेल्स 4 लाख, कमीशन इनकम 8,000, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, रेवेन्यू ट्रीट करके डेबिट भेजते हैं। परचेज डिस्काउंट डेबिट साइड, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, आपको इतनी बात पीछे भी बताया कि इसको एज अ रेवेन्यू क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये आपकी एक्सपेंस को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करके आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई हम इसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट करके क्लोज करते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में, रेवेन्यू के अकाउंट के साथ। तो टोटल किया तो ये हमारे पास 5 लाख बन गया, जो कि पीछे इनकम स्टेटमेंट में भी क्रेडिट साइड पर क्या है, मैच किया था। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट है और यहाँ पर डेबिट है। डेबिट क्रेडिट माइनस करवाया तो क्रेडिट साइड 5 लाख ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, माइनस किया तो 97,000 आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। यानी कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का नेट इफेक्ट क्रेडिट साइड आएगा, उसको कैपिटल अकाउंट में हम क्लोज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कैपिटल आपका बढ़कर क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लिखेंगे टू क्लोज द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। उसके बाद जो ड्राइंग है वो आपके कैपिटल को कम करती है, उसको भी क्लोज करेंगे। ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगी, ड्राइंग की नेचर डेबिट होती है और आपका कैपिटल हो जाएगा डेबिट, यानी कि आपका कैपिटल कम हो जाएगा ड्राइंग की वजह से, टू क्लोज द ड्राइंग अकाउंट। तो ये आपके क्या है, क्लोजिंग एंट्रीज हैं, जो कि असल क्वेश्चन था। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पर एक और ऐड की थी, जो कि क्या है, ओपनिंग एंट्रीज हैं, जो कि अगले साल के लिए बैलेंसेस जाएंगे। ठीक है ना, साल के आखिर में जो आपके पास चीजें मौजूद हैं वो क्या बचा जो आप अगले साल लेकर जाएंगे। तो इसमें आपकी डेट अगले साल की भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसको बैलेंस शीट की बेस के ऊपर बनाते हैं। आपको पता है कि एसेट आपके डेबिट साइड पर आएंगे, ठीक है जी, और आपकी लायबिलिटीज जो हैं वो क्रेडिट साइड पर आएंगी और आपकी ओनर्स इक्विटी के जो भी एडजस्टेड बैलेंस होंगे वो भी क्रेडिट साइड पर जाएंगे और आपके जितने भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यानी कि जो अलाउंसेज हैं उनको भी आपने क्रेडिट साइड पर भेजना है। ठीक है जी। तो एडजस्टेड जो बैलेंस शीट थी उसमें 88,000 आपका कैश आया, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 62,000, प्रीपेड ऑफिस रेंट 12,000, प्रीपेड सैलरी 8,000 और सेल्स इक्विपमेंट 85,000। अलाउंस ऑफ बेड जो एडजस्टेड 20,000 था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 31,000, अकाउंट्स पेबल आपका 65,000, ऑफिस सैलरी पेबल 9,000, मॉर्गेज पेबल 20,000 और शाह का कैपिटल जो एडजस्टेड था यानी कि जो ओरिजिनल 123 उसके अंदर 97 प्लस किया था नेट इनकम और ड्राइंग 10,000 से लेस करवा के जो एडजस्ट किया था 2,10,000 रुपीज, वो वाला कैपिटल यहां पर आएगा। इन दोनों साइड को आप टोटल करेंगे तो आपके पास दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा होगा। और ये कोई मेरे ख्याल से इसको मैंने टोटल तो नहीं किया था बट मैं आपको टोटल करके बता देता हूँ। 88,000 प्लस करवाएंगे 1 लाख को तो ये आपके पास 12,000 प्लस 8,000 प्लस 85,000, तो ये दोनों का बैलेंस आपके पास 3,55,000 से बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, सही है जी। तो यहाँ के बाद 3,55,000 से बैलेंस आ गया। यहाँ पर भी आपने आंसर मैच कर लिया, यहाँ पर भी आपकी वेरिफिकेशन हो गई। वर्कशीट के अंदर जाएं तो ये तमाम चीज़ों में आपने देख लिया, सही है जी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी आंसर मैच है। इनकम स्टेटमेंट का भी आपका काम प्रॉपर हुआ है। एडजस्टमेंट में बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये भी आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी आसानी से एंट्रीज बनाने की। और जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग के हवाले से वो भी आपको आई होप के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई बात इस पूरे लेक्चर में
कोई भी बात या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।